जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, हम लोग रेडियो ऑपरेटर के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट शुरू किए हैं। उस क्रम में आज का हमारा वीडियो नंबर दूसरा है। आप हेड रेडियो ऑपरेटर, असिस्टेंट या वर्कशॉप किसी की भी तैयारी कर रहे हों या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भी तैयारी कर रहे हों, तब भी यह वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए बिना देरी के हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और दोस्त, एक बार फिर से आपको बता दें, मेंटल एप्टीट्यूड का टॉपिक जो यूपीएसआई का था सेम टू सेम रेडियो ऑपरेटर का है। तो हमने मेंटल एप्टीट्यूड का जितना भी टॉपिक था यूपीएसआई में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था, सभी को निकाल करके एक अलग से वीडियो बना दिया है। वीडियो बनाने के बाद इस चैनल के प्लेलिस्ट में लगा है, आप वहां से जा करके सभी को डिटेल से पढ़ सकते हैं। यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो लगभग 12 नंबर आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। उसके अलावा एक हमने और नया मेंटल एप्टीट्यूड यहाँ पर 3 वीडियो की सीरीज चलाई हुई है, तो आप इसको भी ज़रूर देखिए। यहाँ से बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आते हैं। यदि आपने यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर देखा हो या फिर प्रीवियस ईयर पेपर देखा हो, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से क्वेश्चन ऐसे ही बिल्कुल आते हैं, तो उसको देख लेना है। उसके अलावा यह जो 3 वीडियो की सीरीज है मेंटल एप्टीट्यूड वाली, इसको भी देखना है। और यहाँ पर यदि आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आपको बता दें, साइंस प्लस जीके का भी प्रैक्टिस सेट हमने शुरू किया है, आप इसको भी देख सकते हैं, ठीक है। और नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको ऑप्शन, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा, पहला नहीं, यहाँ तो दूसरा लिखा, ठीक है। कह रहा है राम गया इस वाक्य में कौन सा काल है। तो यहाँ पर काल आ गया, तो काल शब्द से पकड़ लीजिए। काल 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तीनों कौन कौन से होते हैं? एक होता है यहाँ पर वर्तमान काल, ठीक है, और दूसरा होता है भूतकाल, और यहाँ पर तीसरा होता है भविष्यकाल, ठीक है, भविष्यकाल। तो पूछ देता है कि काल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार का होता है। वर्तमान भी कितने प्रकार का होता है? वर्तमान के अंतर्गत 5 प्रकार के आते हैं। हम प्रकार यहाँ से बोल रहे हैं, आप नोट भी कर सकते हैं। एक होता है सामान्य वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान और संभाव्य वर्तमान। और भूतकाल की बात करें तो यह 6 टाइप का होता है। इसमें होते हैं सामान्य वर्तमान, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतुमत भूत। और भविष्य काल की बात करें तो यह 3 प्रकार का होता है। एक सामान्य भविष्य, और दूसरा होता है संभाव यानी कि संभव भविष्य, और हेतुमत भविष्य। तो यहाँ पर राम गया पूछा है, तो राम गया, तो यह बात करें, यह सामान्य भूतकाल है, यानी कि राम गया, जाएगा कहता तो भविष्य होता है, गया यानी चला गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, सामान्य भूतकाल सही जवाब है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, अच्छा एक इधर है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है देरिदा का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं है। देरिदा का जन्म अल्जीरिया में हुआ था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 कह रहा है राम बहुत बहादुर है, इस वाक्य में शब्द विशेष से कौन है, यानी कि विशेष से पूछ रहा है, इसमें कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर 2 चीज़ें होती हैं, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम लोग विशेषण कहते हैं, ठीक है। सॉरी, एक मिनट, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको विशेष कहा जाता है, और जो विशेषता बताता है उसको विशेषण कहते हैं। तो यहाँ विशेष यानी कि किसकी विशेषता बताई जा रही है, तो राम बहुत बहादुर है। यहाँ पर बहादुर तो हो गया विशेषण, लेकिन विशेष की बात करें तो राम हो गया, क्योंकि राम की ही विशेषता बताई जाती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो कौन सा सही होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। राम की विशेषता बताई जा रही है, इसीलिए राम विशेष से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है जब किसी वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष, कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हों, तब वाक्य में कौन सा वाच्य होता है। अब देखिए यहाँ पर वाच्य आ गया, तो वाच्य भी कौन सा वाच्य होगा ना, ठीक है। तो वाच्य भी 3 प्रकार के होते हैं, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है कृतवाच्य, और दूसरा होता है यहाँ पे कर्मवाच्य, और तीसरा यहाँ पे कौन सा होता है भाववाच्य, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है
क्रिया के लिंग वचन और पुरुष, कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हों, तब यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7वें का सही जवाब होगा कृतवाच्य, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए कई सारे लोग कहेंगे क्वेश्चन 3 के बाद 7 कहाँ आ गया, तो देखिए 4, 5, 6 यह जो क्वेश्चन था यह था गद्यांश वाला, ठीक है। तो गद्यांश वाला हमने नहीं लिया है क्योंकि उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। यदि आपको गद्यांश भी करना हो या फिर गद्यांश में करने में आपको दिक्कत आती हो तो बताइएगा, 1-2 वीडियो उसके लिए स्पेशली ला देंगे गद्यांश के लिए, ठीक है। तो गद्यांश के लिए वीडियो चाहिएगा तो नीचे एक बार कमेंट कर दीजिएगा। इसमें जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कृतवाच्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द मूल का अनेकार्थी शब्द है। तो देखिए अनेकार्थी यानी एक शब्द उसके अनेक अर्थ यानी कि कहा जा सकता है। तो मूल मतलब आपको पता होगा कहा जाता है मूल का क्वेश्चन नंबर यहाँ पर मूल का अनेकार्थी क्या हो सकता है, जड़ हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा जड़, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर कह रहा है, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो एक एक बार पढ़िए। देखिए यदि आपने हिंदी कायदे से पढ़ी है तद्भव तत्सम शुद्ध, तो शब्द को देखने के बाद ही पता चल जाता है ये तो एकदम गलत तरीके से लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो है आशीर्वाद होता है, नहीं होता है, आशीर्वाद वादर, ठीक है, यह भी नहीं होता है। लेकिन जब आप देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 9 का सी सही हो जाएगा आशीर्वाद, ठीक है। तो देखिए यदि आपने कभी न कभी पढ़ा है तो देखने के बाद ही एक दिमाग में ऐसा इमेज बन जाता है कि हाँ यही सही होगा। तो यहाँ पर 9 का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास इनमें से किसने किया था। तो देखिए यहाँ पर साहित्य से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, रचनाओं से भी संबंधित पूछे जाएंगे, तो सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे। तो हिंदी साहित्य के काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास यहाँ पर 10वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रियर्सन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ है। तो एक बार आप खुद सोचिए गर्दन पर सवार होना मतलब क्या होता है। गर्दन पर बैठ जाना, नहीं, कितने लोग तो लगा देंगे लेकिन नहीं होगा। पीछा न छोड़ना, जान से मार डालना, गर्दन दबाना। बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब हो जाएगा पीछा न छोड़ना। गर्दन पर सवार होना मतलब पीछा नहीं छोड़ना, ठीक है। गर्दन पर बैठ के सवारी नहीं करना, ये वाला नहीं होगा। तो सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा पीछा न छोड़ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रोला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं। तो रोला, ठीक है, छंद से भी क्वेश्चन आएंगे। तो रोला में देखिए 16 की मात्राएं देखने को मिले, 16 नहीं, रोला में 24 की मात्राएं देखने को मिलती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगर यहाँ पर पूछ देता दोहा में, तो दोहा में 4 लाइन यानी 4 लाइन में लिखा जाता है, 4 चरण होते हैं, जिसमें पहला चरण होता है 13 का, 13 का, पहला 13 का, दूसरा 11 का, तीसरा 13 का और चौथा 11 का, ठीक है। यह हो गया दोहा। अगर यहीं पर सोरठा पूछ देता तो सोरठा होता है दोहे का एकदम सीधा ही उल्टा होता है। तो दोहा में जो सोरठा में जो पहला चरण होता है वहाँ पे पहला चरण 11 का होता है, दूसरा 13 का होता है और तीसरा 11 का होता है, फिर चौथा 13 का होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ देता है दोहा का उल्टा क्या होता है, तो दोहा का उल्टा होता है सोरठा, ठीक है। यहाँ पे रोला पूछा है तो रोला यहाँ पर 24 की मात्राएं हो जाएंगी। चौपाई में पूछ देता तो उसमें 16 की मात्राएं होती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, इनमें से पांडित्य में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा हो है, ठीक है। तो देखिए 2 होते हैं, एक होता है प्रत्यय, एक होता है उपसर्ग। प्रत्यय पीछे लगते हैं और उपसर्ग आगे लगते हैं। अब इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। तो देखिए एक बार आप स्वयं लिखिए उपसर्ग, ठीक है। अभी हम बता देते हैं कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। उपसर्ग प्रत्यय, ठीक है। अब देखिए उप पहले आगे उप है, यहाँ पे प्रत है, तो क ख ग घ नहीं, जब अ आ ई पढ़ेंगे तो सबसे पहले उ आता है, बाद में न प्र आता है। तो देखिए उपसर्ग में उ पहले आएगा, इसीलिए उपसर्ग में जो शब्द लिया जाता है वह पहले का लिया जाता है, ठीक है। और प्रत्यय जो है यह लास्ट में यानी प्र पीछे आता है, इसीलिए प्रत्यय में पीछे वाला जो अंक होता है यानी कि पीछे वाला जो शब्द जुड़ता है उसमें प्रत्यय कहते हैं। और उ यानी कि पहले आएगा, तो पहले जो आता है
ठीक है, यानी कि शब्द में जो पहले जुड़ा रहता है उसे उपसर्ग कहते हैं। प्रत्यय यानी कि बाद में, तो बाद में जुड़ने वाले को प्रत्यय कहते हैं। तो देखिए पांडित्य में प्रत्यय पूछा है, तो प्रत्यय मतलब पीछे, इसे भी लगा सकते हैं। प आ गया, प से पीछे, प्र से प्रत्यय, प्रत्यय मतलब पीछे, तो पीछे लगता है। तो पांडित्य में कौन सा पीछे लगता है, यानी कि प्रत्यय कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब हो जाएगा यह, पांडित्य में यह पीछे लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यापति द्वारा रचे कितने ग्रंथ अवहट्ट में हैं। तो अवहट्ट क्या है, तो यह भाषा का क्रम है। पहले संस्कृत आया, ठीक है, संस्कृत के बाद संस्कृत आया, उसके बाद पाली आया, पाली के बाद प्राकृतिक आया, ठीक है। प्राकृत यहाँ पर कभी कभी पूछ देता है तो याद रख लीजिए, संस्कृत पहले आया, उसके बाद भाषा का जो हिंदी का विकास हुआ पाली आया, फिर पाली के बाद यहाँ पर प्राकृतिक आया, ठीक है, प्राकृत आया, फिर उसके बाद अपभ्रंश आया, फिर अपभ्रंश के बाद अवहट्ट आया जो यहाँ पर लिखा है, ठीक है। अवहट्ट के बाद अपनी हिंदी आई, ठीक है, हिंदी, पहले प्राचीन हिंदी फिर आधुनिक हिंदी। तो यहाँ पर पूछा है विद्यापति द्वारा रचित कितने ग्रंथ अवहट्ट में हैं। तो यहाँ पर 14वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 ग्रंथ जो हैं अवहट्ट में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। तो पिछले वाले वीडियो में पार्ट नंबर 1 में हमने आपको सभी सर्वनाम बताया था। तो निज मतलब अपना, तो ऐसा वाक्य कौन सा है जिसमें अपनापन यानी कि स्वयं जिसमें आए उसको हम लोग निजवाचक वाक्य कहते हैं। तो पढ़िए, कह रहा आज अपनापन कहाँ है, मैं यह समस्या स्वयं हल कर लूँगा। देखिए स्वयं यानी कि खुद हल कर लूँगा, तो यानी निजवाचक है, अपना सर्वनाम है। तो यहाँ पर बी सही जवाब हो जाएगा 15वें का बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है व्युत्पत्ति के विचार से शब्दों के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए शब्द के यहाँ पर कितने प्रकार होते हैं व्युत्पत्ति के आधार पे। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे 3 हो जाएगा। तीनों प्रकार कौन कौन से होते हैं व्युत्पत्ति के आधार पे पूछा है ना। तो यहाँ पर होता है रूढ़, रूढ़ के बाद यहाँ पर होता है यौगिक, यौगिक, और यहाँ पर होता है योग रूढ़, योग रूढ़, ठीक है। तो यह 3 प्रकार की व्युत्पत्ति के आधार पर होते हैं। यहीं पे अगर पूछ देता रूप या फिर प्रयोग के आधार पर, ठीक है, रूप या फिर प्रयोग के आधार पर पूछ देता, तो यहाँ पर 2 प्रकार के होते हैं। कौन, एक होता है विकारी, ठीक है, विकारी, भिखारी नहीं, विकारी, और दूसरा यहाँ पर अ आगे लगा देंगे अविकारी। तो रूप के आधार पर 2 और व्युत्पत्ति के आधार पर 3। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 16वें का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिया के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर ऑप्शन आप देख सकते हैं, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर रही हो और उसी क्षण दूसरी क्रिया प्रवृत्त यानी कि शुरू होता हो तो पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। यहाँ पर धुंधला दिख रहा है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ लिख दी गई हैं। तो इसको देखिए क्या लिखा है, यह देख गगन मुझमें लय है, यह देख पवन मुझमें लय है, मुझमें विलीन झंकार सकल मुझमें लय है, संसार सकल अमृत फूलता है, मुझमें संसार झूलता है, मुझमें उपरोक्त पंक्तियाँ में कौन सा रस है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है कौन सा रस है। तो आपको यह पता होगा जब श्री कृष्ण भगवान वहाँ पर गए थे दुर्योधन को समझाने के लिए, तो दुर्योधन ने उनको बंदी बनाने का आदेश दे दिया। तब यही श्री कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा यानी कि श्री कृष्ण जो वहाँ पर ऐलान किया था, अपना रूप दिखाया था, ठीक है, भगवान रूप। तो वही उस समय यह कह रहे हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, कौन सा रस है इसमें। तो यहाँ पर अद्भुत रस है, क्योंकि बात ही अद्भुत हुआ करते हैं अपने ओरिजिनल रूप में, ठीक है, भगवान विष्णु के अवतार में वहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर अद्भुत की बात हो रही, तो अद्भुत रस हो जाएगा 18वें का बी। नेक्स्ट कह रहा है किस उपन्यास की पृष्ठभूमि में भारत विभाजन की त्रासदी है। तो देखिए यह सभी उपन्यास लिखे हुए हैं। अब जो उपन्यास पढ़ेगा उसी को पता होगा, तो हम लोग को कहाँ इतना ज़्यादा समय है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा डी, यानी कि जो झूठा सच उपन्यास लिखा गया है उसमें भारत विभाजन की त्रासदी के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर कह रहा है कौन सी बोली आकार बहुला है, यानी कि कौन सी आकार बहुला है, मतलब कौन सी बोली ज़्यादा
बोली का क्षेत्र ज़्यादा है, कुल मिला जुला कर पूछ रहा है यही। तो देखिए ब्रज भाषा ब्रज क्षेत्र में बोली जाती है, गढ़वाली भाषा वहाँ पर उत्तराखंड साइड वाले क्षेत्र में बोली जाती है, पहाड़ी क्षेत्र में। कौरवी की बात कर रहा है भोजपुरी, ठीक है। तो भोजपुरी का भी आकार काफ़ी बड़ा है, लेकिन जो इसका 20वें का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कौरवी, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, ठीक है, इसका आकार बहुला है। 20वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इनमें से किस वाक्य में क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग हुआ है। तो चलिए पढ़ते हैं, पता चल जाएगा। टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, मैं खाकर सोऊंगा, राधा बहुत तुतलाती है, गुर्जरों ने लड़ाई लड़ी। तो क्रियार्थक संज्ञा की बात कर रहा है, तो इसका जो सही जवाब है टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, ठीक है। क्रिया यहाँ पर हो रही है टहलने की, इसलिए सही जवाब हो जाएगा ए। नेक्स्ट कह रहा है यहाँ पर उपमा अलंकार के सर्वाधिक प्रयोग के लिए इनमें से कौन से कवि अधिक प्रसिद्ध हैं, यानी कि कौन से कवि हैं जिन्होंने अपनी रचनाओं में उपमा अलंकार का सर्वाधिक प्रयोग किया है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कालिदास जी ने सबसे ज़्यादा प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से कौन सा समास का विपरीत शब्द है, यानी कि यहाँ पर उल्टा पूछ लिया, समास का विलोम क्या होगा। तो समास मतलब देखिए, समास जब हम लोग करते हैं तो समास मतलब अलग कर देना, ठीक है। जैसे 5-6 प्रकार के समास होते हैं ना, तो समास का विपरीत यानी विलोम क्या होगा, व्यास। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द है, यानी कि जो अनेक शब्दों के लिए मतलब इसका वह पूछ रहा है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो अप्रमेय जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके, यानी फिर जो अवश्य होने वाला है, जो समय पर संभव न हो, जो तौला न जा सके। तो जो प्रमाण से सिद्ध न हो उसे कहा जाता है अप्रमेय। 24वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 25वां कह रहा है अरे गुलाबो झाड़ू ठीक से लगा में कौन सा कारक है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखेंगे, जूम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अरे गुलाबो के बाद यहाँ पर इसका साइन लगा दिया है, यह किसका सिग्नेचर साइन होता है, तो यह होता है संबोधन का। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। तो 25वें का ऑप्शन नंबर डी सही है। 26वां कह रहा है इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली है। तो हमने पहले वीडियो में बोलियां भी आपको बताई थी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। तो देखिए पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोलियां आती हैं, कौरवी यह तो आती ही है, कन्नौजी यानी कि कन्नौज वाले क्षेत्र में यह भी आती है, ब्रज भाषा यानी मथुरा वाला क्षेत्र यह भी आता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी यह सभी सही हो जाएगा। 26वें का ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 27वां कह रहा है इनमें से वारकरी या वरकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन रहे हैं। तो 27वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्ञानेश्वर जी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से विस्मयादिबोधक अव्यय का उदाहरण कौन सा है। विस्मयादिबोधक 28वां कह रहा है विस्मयादिबोधक का, तो 28वें का हमें ऑप्शन ही ठीक ठाक नहीं लग रहा है, ठीक है। धन्य के बाद यहाँ पर क्या होगा, ऐसे चिन्ह लगाया जाता है विस्मय का, ठीक है। विस्मय का ऐसे ही ना होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, देखिए यहाँ पर जो है, एक मिनट, तो विस्मयादिबोधक कर रहा है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो 28वें का भी सही होगा। नेक्स्ट कर रहा है वियोग के अंतर्गत कितनी काम दशाएँ मानी गई हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, वियोग के अंतर्गत 10 काम दशाएँ मानी गई हैं। तो 29वें का सही जवाब हो जाएगा सी। 30वां कह रहा है प वर्ग का उच्चारण स्थल क्या है। तो प वर्ग का उच्चारण स्थल प तो मूर्धन्य है, नासिक के नाक की कोई बातें नहीं यहाँ पर आ रही है। और यहाँ पर कह रहा है कि तालु, प बोलने पर तालु में टच नहीं हो रहा है और मूर्धन्य भी नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी भी होना चाहिए। एक होता है प यानी कि ओष्ठ, तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, ओष्ठ, ठीक है। प वर्ग क्या है, ओष्ठ है। ऑप्शन नंबर डी लिख करके सही कर लीजिएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 31, सफ़ेद कमीज में कौन सा विशेषण है। सफ़ेद कमीज, ठीक है। तो देखिए इसमें
कमीज का गुण क्या है? वह सफ़ेद है, लाल, सफ़ेद, हरा, पीला, नीला। ठीक है, तो यह सब किसका उदाहरण है? विशेषण का उदाहरण है। लेकिन सफ़ेद क्या है? इसका गुण है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सन 2010 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनमें से किस रचनाकार को मिला है? तो पुरस्कार से भी क्वेश्चन आएंगे, साहित्य अकादमी हो गया, ठीक है, इसके अलावा ज्ञानपीठ वगैरह हो गया, इसको भी देख लेना है। तो 32वें का सही जवाब हो जाएगा उदय प्रकाश को वर्ष 2010 में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलबे का मालिक कहानी के रचनाकार कौन हैं? तो 33वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहन राकेश इसके सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उपविराम में प्रयोग इनमें से किस वाक्य में हुआ है? उपविराम का प्रयोग इनमें से किस वाक्य में हुआ है? तो पढ़ लीजिए, मिश्र बंधु 3 हैं, गणेश, तो यहाँ पर यह तो बीच वाला हो गया, और यहाँ पर कामा का चिन्ह हो गया, तो यहाँ पर तो प्रयोग नहीं हुआ है। मिश्र बंधु 3 हैं, तो यहाँ पर अल्प विराम लगा है, लेकिन उपविराम पूछा है, तो यहाँ पर जो डबल वाला चिन्ह है उपविराम का, ठीक है, आपको हल्का दिख रहा होगा, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 34 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इनमें से किस वाक्य में अर्धविराम का प्रयोग हुआ है? तो 35वें का बताइए आप लोग। 35वें का सही जवाब होगा सी, अर्धविराम। अभी हमने पीछे बनाया, एक बिंदी होती है और नीचे कामा होता है, इसे कहते हैं अर्धविराम। तो आलस्य मनुष्य का शत्रु है, इससे दूर रहो। तो 35वें का सी सही हो जाएगा। 36वां कह रहा है जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा जिसमें समुच्चक बोधक अव्यय का लोप कर दिया जाता है उसको क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा द्वंद्व। द्वंद्व में क्या होता है? जैसे माता पिता, ठीक है, माता पिता लिखेंगे तो बीच में आया, तो इसी को कहते हैं द्वंद्व समास, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी। 37वां कह रहा है भारत में संवैधानिक रूप से हिंदी का स्वरूप क्या है? क्या यह राष्ट्रभाषा है, विश्व भाषा है, राजभाषा है या फिर मातृभाषा है? तो उम्मीद है आपने आंसर सोच लिया होगा। तो 37वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजभाषा है। 343 आर्टिकल में इसका उल्लेख भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? तो 38वें का बताइए आप लोग। जीमूत वाहन, वासव, शक्र या फिर पुलोजमा। तो इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है, इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। तो ठीक है, तो यहाँ पर जो इंद्र का पर्यायवाची है, जीमूत वाहन भी होता है, वासव भी होता है, शक्र भी होता है, लेकिन पुलोजमा इंद्र का पर्यायवाची नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही है। 39वां कह रहा है ऐसा फल जो परा नहीं, यहाँ पर पूरा खिला ना हो, ठीक है, ऐसा शब्द जो पूरा खिला नहीं हो। तो उम्मीद है आपने आंसर सोच लिया होगा, और जो भी सोचा होगा आंसर गलत होगा। तो आपने सोचा होगा ऑप्शन नंबर बी, अधखिला। यहाँ पर अधखिला एकदम गलत जवाब है। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मुकुल। जो पूरा फूल खिला न हो इसके लिए उपयुक्त शब्द है मुकुल। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है इनमें से कौन भारतेंदु युग के रचनाकार नहीं हैं? तो देखिए रामचंद्र की बात कर देंगे तो यह तो बहुत पहले के हो जाएंगे भारतेंदु युग से। यहाँ पर प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण प्रेम नाथ, इनको प्रेमगन भी कहा जाता है, बद्री नारायण चौधरी को, और यहाँ पर सितारे हिंद, ठीक है, यह सब भारतेंदु युग के रचनाकार हैं, जबकि रामचंद्र शुक्ल भारतेंदु युग के नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस प्रकार से सभी क्वेश्चन हो चुके हैं, और उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। कितना आपका सही होगा इसका एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कितना क्वेश्चन तक आपने सही कर लिया। अगर प्रैक्टिस सेट में मज़ा आया हो तो ज़रूर एक बार बताइएगा, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट जल्द आएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर देना है। जय हिंद।